हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग का सीए फाउंडेशन का एग्जाम एकदम अच्छा गया है। मैंने तुम लोगों के लिए वीडियो अपलोड इसलिए नहीं किया था। आई थॉट कि आप लोग पैनिक कर जाओगे एग्जाम के बीच में। टुडे वी विल बी कवरिंग द एंटायर सॉल्यूशन फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर 1, जिसमें मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कैसे आप लोग को प्रेजेंट करना चाहिए था। आप लोग मैच कर सकता है कि आपने एग्जाम में कैसा किया, ईच एंड एवरी छोटा मोटा पॉइंट। एंड मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन किया है। तो आप लोग ये पीडीएफ मेरे से मांग सकता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा। आप लोग उसमें अपना नाम, प्लेस एंड अटेम्प्ट लिख के मेरे को फॉरवर्ड कर देना, तो ये पीडीएफ मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डिस्कस द सीए फाउंडेशन जून 23 अटेम्प्ट अकाउंट्स पेपर। देखो, ये पेपर सच बोलूं तो आप लोग का इतना इजी पेपर आया था कि इंस्टीट्यूट लुटा रहा है आप लोग के ऊपर मार्क्स। आई थिंक आप लोग को इजीली इस पेपर में 80 प्लस स्कोर कर सकते हो, इजीली। राइट। बस प्रॉब्लम कहाँ रहेगा? आपका प्रॉब्लम था एक ही क्वेश्चन, दैट वाज पार्टनरशिप। दो इट वाज ए लेंदी, बट आई वोंट से कि बहुत टफ था। हाँ, लेंदी था। इफ आप लोगों ने उस क्वेश्चन को स्किप किया था तो बहुत अच्छा किया, बट नहीं किया तो कोई बात नहीं है। वी विल बी डिस्कसिंग दैट क्वेश्चन ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1, दैट वाज ट्रू और फॉल्स। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। देखो, आपका पूरा का पूरा पेपर आईसीआई ने स्टडी मैट से ही कवर किया है। स्टडी मैट पास हुआ है। इफ कोई भी मेंटर ये क्लेम कर रहा है कि सारा मेरे बुक्स में आया, ये वो, मैं वो सब बातें नहीं बोलूंगा। बिकॉज मुझे पता है कि आईसीआई सिर्फ अपना स्टडी मैट एंड आपको पास पेपर्स आरटीपीएस करके जाने चाहिए। और सारे के सारे मेंटर्स उसी चीज को कवर करते हैं। तो मैं क्लेम नहीं करूंगा ये सारे मेरे बुक्स है, क्योंकि मैं भी बोल सकता हूँ कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये सब कुछ करा रखा था। हमारे कंपाइलर से आया स्टडी मेट का एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन हमने क्लास में किया था। यस, सभी करके जाते हैं। तो आज अपन वो सब बात नहीं करेगा, डायरेक्ट टू द पॉइंट डिस्कस करेगा पेपर को। योर फर्स्ट क्वेश्चन वाज ट्रू और फॉल्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन क्या है? एज पर कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म द अकाउंटेंट शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस बट शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम। एकदम फॉल्स है ये, पक्का ट्रू है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या बोलता है कि a organization should anticipate all future expenses and losses and ignore all incomes and gains. तो वही चीज है। एंड क्वेश्चन नंबर 2, expenses in connection with obtaining a license for running the cinema hall are revenue expenditure। बिल्कुल गलत। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए हम लोग करता है। बट एक सिनेमा हॉल विदाउट अ लाइसेंस रन ही नहीं कर सकता। हेंस ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर रनिंग अ सिनेमा हॉल। सो ये फॉल्स है आपका। अंडर और ओवरकास्टिंग ऑफ अ सब्सिडियरी बुक इज एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ कमीशन। राइट, एरर ऑफ कमीशन वो होता है जो आपका फिगर्स को इंटरचेंज करने में हो जाए, जिस इट्स अ डुअल इंपैक्ट एरर। या फिर आपने टोटल करने में कोई भी पर्टिकुलर सब्सिडियरी बुक्स का टोटल करने में मिस्टेक कर दिया, देन इट इज नोन एज एरर ऑफ कमीशन। तो ये एकदम ट्रू था आपका। फिर बोलता है इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज पेड टू कंसाइनी द लॉस ऑफ बैड डेट इज टू बी बॉर्न बाय कंसाइनर। बिल्कुल गलत। कौन बियर करता है? कंसाइनी। इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज पेड टू द कंसाइनी द लॉस ऑफ बैड डेट इज टू बी बॉर्न बाय कंसाइनी। क्लियर है? फिर परपेचुअल डिबेंचर्स आर डिबेंचर्स पेबल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। एकदम करेक्ट। ये उस टाइप के डिबेंचर्स होते हैं जब कंपनी कब पे करेगा? जब कंपनी बंद होने वाला होता है। ट्रू। ओवरहेड इज डिफाइंड एज द टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बिल्कुल नहीं। ओवरहेड इज डिफाइंड एज द इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हुआ? फॉल्स हुआ। क्लियर है? आपको अलोंग विद द रीजंस लिखना था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए पूरा पेपर सॉल्व करके रखा है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि आपने भी इसी टाइप का लैंग्वेज लिखा है क्या? इफ लिखा है तो इंस्टीट्यूट आपको पूरा मार्क्स देगा। क्लियर है? तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 बी। ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन, तो ये सब अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। फॉलोइंग टर्म्स मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी क्या बोलता है कि बिजनेस में वो सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने चाहिए जो मटेरियल है। इन मटेरियल ट्रांजेक्शंस को हमें इग्नोर करना चाहिए। एंड मैटेरियलिटी डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल, एक पान वाला, एक छोटा पान वाला है,
उसके वहां से यदि 5000 का चोरी हो जाए तो इट्स अ मटेरियल इंफॉर्मेशन जो हमारे यूजर्स को हम लोग को देना चाहिए। if आप उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, वही सोचो रिलायंस रिलायंस के वहां से 5000 का कोई एम्बेजलमेंट हो जाए या चोरी हो जाए, तो वो क्या इतनी इंपॉर्टेंट बात है क्या? क्या हमें डिस्क्लोज करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सो दैट वाज द मैटेरियलिटी कंसेप्ट। देन कंजर्वेटिज्म, कितना अच्छा है हमारा आईसीआई, पहले ही कंजर्वेटिज्म उसने यहां समझा दिया था, तो आपको बस इसको कॉपी पेस्ट करना था। कंजर्वेटिज्म बोलो या प्रूडेंस कंसेप्ट बोलो, एज पर दिस कंसेप्ट anticipate all your future expenses and losses, ignore your incomes and gains. Because of this concept, we record closing stock at cost or NRV, whichever is lower. That was so simple, right? Then extraordinary item, extraordinary item क्या होता है? That item जो मेरे बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में नहीं होते, कभी कभी होने वाले, वंस इन ए ब्लू मून, उसको हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलता है। एग्जाम्पल इंश्योरेंस क्लेम, सो दैट वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फ्लोटिंग चार्ज, चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स चार्ज और एक फ्लोटिंग चार्ज। चार्ज बेसिकली टर्म यूज करते हैं अपन, जब हम किसी से लोन लेते हैं तब हम लोग को वहां मॉर्गेज रखना होता है। इफ हमने एक स्पेसिफिक एसेट को मॉर्गेज रखा है देन इट इज नोन एज फिक्स चार्ज। लेकिन आपने अपने सारी की सारी करंट एसेट्स को मॉर्गेज में रखा है, यानी जिसका वैल्यू बदलता रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग फ्लोटिंग चार्ज बोलता है। इतना इजी क्वेश्चन था, बस दो दो लाइन में आपको लिखना था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें यदि आपने इतना इतना कंटेंट भी लिख के आए हो तो दैट विल बी मोर देन एनफ। मैं फिर से आप लोग को बता दूं जो अभी मेरे वीडियो को कनेक्ट किया है, कि आप लोग को ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो आप लोग मुझे क्या करना, व्हाट्सएप कर देना। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है अलोंग विथ योर नेम एंड प्लेस। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन का, ताकि आप फिर से एक बार अच्छे से देख सकोगे, प्रेजेंटेशन देख सकोगे कैसे आपको करना चाहिए था, राइट? चलो लेट्स डिस्कस सी। बहुत ही वेरी 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 इजी, अनदर इजी क्वेश्चन, इतना छोटा सा क्वेश्चन और 4 मार्क। क्या करना है? अपने को सेल्स बुक बनाना है। सेल्स बुक बोले तो वो बुक जहां पे अपन क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करता है। एकदम सिंप्लीफाइड क्वेश्चन था। क्या है? बोला है गुरुगांव इंजीनियर्स का बुक्स में आपको सेल्स बुक बनाना है। 3 ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने थे। एक है प्रणीत इलेक्ट्रिकल्स, जिससे आपने 10 पीस माइक्रोवेव खरीदा एट द रेट 8500 और ट्रेड डिस्काउंट 15%। एक था अजंता प्लाजा, जिससे आपने 8 पीसेस ऑफ मिक्सर ग्राइंडर परचेज किया है, जिसपे भी ट्रेड डिस्काउंट 10% है। एंड द अदर लास्ट ट्रांजेक्शन नवीन ट्रेडर्स, जहां से आपने 15 पीसेस ऑफ जूसेस परचेज किया है और जिसपे 5% का ट्रेड डिस्काउंट है। कुछ करना ही नहीं था, इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। बस आपको सेल्स बुक का फॉर्मेट बनाना था। यहाँ पे इनवॉइस नंबर का कॉलम हमने बनाया है, 2 इनवॉइस नंबर तो था ही नहीं। आपको करना क्या, जिससे परचेज, जिसको सेल किया है उसका नाम एंड क्या क्या आइटम्स है, देन ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके दिखाना है आपको सेल्स बुक में। हम जर्नल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट नहीं शो करते, बट सब्सिडियरी बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट को शो करते हैं। तो इफ आपने इस तरीके से प्रेजेंटेशन किया है तो आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा। आपका एट द एंड ऑफ सेल्स बुक का टोटल आना चाहिए 249,125। इफ आपका आया है तो इंस्टीट्यूट आपको पूरे कंप्लीट मार्क्स देगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ वेरी वेरी अनदर वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ डेप्रिसिएशन। ये भी आपका पूरा कंप्लीट आईसीआई स्टडी मैथ से था, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स में आ चुका है, राइट? तो एकदम इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में आपसे मांगा है मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जब भी आपके पास में ये तीनों अकाउंट मांगता है, तो जिस दिन हम लोग को मशीन सेल करना है, हम लोग सबसे पहले क्या करता है, ऑन द डेट ऑफ सेल मशीनरी अकाउंट से मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। देन उस एसेट पे जितना आज तक का डेप्रिसिएशन है वो प्रोविजन अकाउंट से निकाल के हम लोग मशीनरी डिस्पोजल का क्रेडिट में लिख देता है। उसके बाद उस मशीनरी को डिसार्ड कर देता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि आपके पास में क्वेश्चन ने क्या किया, 1 अप्रैल 21 का मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस पता है, मतलब ये एट कॉस्ट है, ये एट कॉस्ट हुआ, और ये आज तक का डेप्रिसिएशन है 12 लाख की मशीन्स पे। अब नीचे बोल रहा हूं 1 अक्टूबर 2021 द मशीनरी विच वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2018
फॉर 2 लाख वाज सोल्ड फॉर 1,10,000। ये 2 लाख तो कॉस्ट है और इसको हमने खरीदा था 1 अप्रैल 2018, बट वी आर स्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 21। तो पहले हमें इस एसेट का जिसको हम आज सेल कर रहे हैं उसका बुक वैल्यू पता करना पड़ेगा। उसके बाद में आपने क्या किया, 1 अप्रैल से लेके कब सेल कर रहे हैं, 1 अक्टूबर 21। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रैल से लेके सितंबर तक का पहले इस एसेट को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। उसके बाद में ऑन द सेल डेट, यानी सबसे पहले हमें 1 अक्टूबर 21 में उस एसेट का बुक वैल्यू कितना था वो निकालना है। फिर उसको हम लोग कंपेयर करेगा सेल वैल्यू से, तो हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। राइट, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। देखो कैसे करना था इसको। आपके पास मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 12 लाख, फिर ऑन 1 अक्टूबर आप 2 लाख का मशीन बेचने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना था, मशीनरी अकाउंट से मशीनरी डिस्पोजल में भेज दो एट कॉस्ट वैल्यू। तो हमने मशीनरी डिस्पोजल में भेज दिया 2 लाख का। क्लियर है ये चीज। उसके बाद क्या करना था, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। अब ये 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्वेश्चन में मेथड चेक करना था आपको एग्जाम में कि मेथड क्या दिया हुआ है। वो था 10% ऑन WDV, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो आपको सबसे पहले WDV निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे अपन WDV, हमारे पास में ये पता है कि हम कौन सी एसेट सेल करने वाले हैं, ये वाली जिसको हमने 1 अप्रैल 18 में परचेज किया है। राइट, उसके बाद 1 अप्रैल 18 से लेके 1 अप्रैल 21 तक का हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया बाय प्रोपोर्शनेट मेथड और यू कैन से यूनिटरी मेथड। If 4,65,000 is the total depreciation on 12 lakh rupees asset, then what will be the depreciation for 2 lakh value asset? So it will be 77,500. तो आपका book value as on 1 April 21 will be 1,22,500. ये आ गया बुक वैल्यू बिगिनिंग ऑफ द ईयर। उसके बाद अपन क्या करेगा, 6 महीना का उस जिस ईयर में आप सेल कर रहे हो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन माइनस करेगा। तो 122,500 एट द रेट 10%, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 6125। वो माइनस करने के बाद आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑन द सेल डेट। देन यू विल कंपेयर इट विद द सेल वैल्यू। तो आपको पता चलेगा कि आपको लॉस हो रहा है ऑफ ₹6375। यदि आपने एग्जाम में इस तरीके से वर्किंग नोट बनाया तो इंस्टीट्यूट आपका एक भी मार्क्स कहीं पे भी कट नहीं करेगा। तो जब अपन बेचेगा, ये बिकेगा मेरा मशीनरी डिस्पोजल से। पहले हमने क्या किया, मशीनरी डिस्पोजल में 2 लाख का मशीन लेके आया फ्रॉम मशीनरी अकाउंट। राइट, देन टिल द सेल डेट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ब्रिंग इट टू द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे लाने के लिए आपको उस पे जितना भी आज तक का डेप्रिसिएशन है वो माइनस करना था। राइट, तो जब अपन माइनस करेगा तो डेप्रिसिएशन तो हमने प्रोविजन अकाउंट में जमा कर रखा है, तो यहां से हम लोग क्या करेगा, निकालेगा। दैट इज 83625 इज द टोटल डेप्रिसिएशन टिल द सेल डेट। वो अपन निकालेगा, तो वो यहां से निकाल के हम लोग एसेट डिस्पोजल का क्रेडिट में लिख देगा। नाउ 2 लाख माइनस दिस, ये बुक वैल्यू आ चुका है। फिर हमने 1,10,000 में सेल कर दिया और ये लॉस आ गया 6375। राइट, फिर क्वेश्चन बोल रहा है उसी दिन जिस दिन आप लोग सेल कर रहे हो, जिस दिन आप लोग सेल कर रहे हो उसी दिन आपने एक नया एसेट खरीदा है 4,80,000 का, तो वो मेरे मशीनरी अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। राइट, अब हमें क्या करना है, ईयर एंड में जितनी भी मशीन हमारे बिजनेस में उस पर डेप्रिशिएट करना है। इस पे तो सिंपल है, 4,80,000 पे करंट ईयर का 6 मंथ्स का डेप्रिशिएशन होगा क्योंकि ये तो हमने इसी ईयर में खरीदा है। बट इसमें 12 लाख वाला में से 2 लाख का तो सेल कर दिया, बचा कितना, 10 लाख। बट उस 10 लाख में डेप्रिशिएशन कितना, स्ट्रेट लाइन मेथड तो है नहीं, तो हमें उस 10 लाख का बुक वैल्यू निकालना पड़ेगा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सेम हम यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे कि कैसे निकालेंगे, 12 लाख इज द टोटल कॉस्ट वैल्यू एंड टिल द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमने 465 डेप्रिशिएट कर चुके थे। तो टोटल बुक वैल्यू जितना भी हमारे बिजनेस में था इस 7,35,000, उसमें से एक बुक वैल्यू हमने सेल कर दिया। जो 2 लाख वाला एसेट था उसका बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमने कैलकुलेट किया था 122,500। तो यदि वो माइनस कर दे तो हमारे बिजनेस में इतना बुक वैल्यू का मशीन अभी भी है। इसमें पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, 6,12,500 पे 10% का डेप्रिसिएशन। और करंट ईयर में जो आपने परचेज किया है उस पे तो सिर्फ 6 मंथ्स का लगेगा।
तो आपको मिल जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ये टोटल डेप्रिसिएशन आप क्या करोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में कर दोगे एट द ईयर एंड बाय डेप्रिसिएशन, एंड फिर हम इस सारे लेजर्स को बैलेंस कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर है। आपने भी ऐसे ही किया होगा। इफ आपने ऐसे किया है तो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से फुल 10 मार्क्स मिलने वाले, सिक्योर्ड हो जाओ एकदम टेंशन फ्री, राइट। अब देखो बारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इतना इजी क्वेश्चन आईसीआई कैसे पूछ सकता है? कोई मेहनत नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, इतना इजी क्वेश्चन आपसे आईसीआई ने पूछ लिया। देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च फॉर ए लिमिटेड बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओ माय गॉड, ओवरड्राफ्ट बोले तो नेगेटिव बैलेंस। क्वेश्चन में हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है, वी हैव टू फाइंड आउट पासबुक बैलेंस, यानी जो आंसर निकालना होता है उसमें चेंजेस हम कर नहीं सकते। सो ऑल द चेंजेस नीड्स टू बी डन इन कैश बुक। आप लोग उस फॉर्मेट से कर सकते हैं, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम एंड माइनस आइटम। मैं उसी तरीके से आपको समझा रहा हूं। तो आपने इसको माइनस आइटम के कॉलम में लिख दिया। देन चेक डिपॉजिटेड ऑन 15th of February, क्रेडिटेड ऑन 5th April। हमने डिपॉजिट किया मतलब कैश बुक प्लस हो चुका है, पासबुक में तो प्लस हुआ ही नहीं है अभी तक, बट वी कैन नॉट मेक चेंजेस इन पासबुक। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। तो इसको क्या करेगा, माइनस कर देगा अपन। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक ने डेबिट किया है, डेबिट का मतलब होता है बैंक ने माइनस किया है। पासबुक में माइनस हो चुका है बट कैश बुक में कुछ हुआ नहीं है, सो चेंजेस कैन बी मेड इन कैश बुक ओनली। हम लोग कैश बुक में भी क्या करेगा, इसको माइनस कर देगा। चेक इश्यूड बिफोर 31st of March 2022 बट नॉट येट प्रेजेंटेड, हमने इश्यू कर दिया, इसका मतलब किसी ने किसी पार्टी को दिया होगा हम लोगों ने। इफ हमने इश्यू किया है तो हमने क्या किया होगा, कैश बुक तो माइनस हो चुका बट बैंक से तो अभी तक माइनस हुआ ही नहीं है। तो क्या करेंगे, चेंजेस कैन बी मेड इन कैश बुक बिकॉज हमारे हाथ में कैश बुक है। हम लोग इसको रिवर्स कर देगा, दैट इज प्लस कर देगा। ऑन 10th of March बैंक क्रेडिटेड टू ए लिमिटेड इन एरर, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट को प्लस कर दिया। अब गलती से करो चाहे कैसे करो, प्लस तो कर दिया। नाउ वी कैन नॉट मेक चेंजेस इन पासबुक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में करना पड़ेगा। तो जैसा बैंक ने किया है वैसा अपन कर लेगा, तो ये भी प्लस कर लेंगे अपन। नेक्स्ट है ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, यानी हमने ड्राफ्ट का मतलब चेक की तरह समझो इसको, हमने बैंक में डाला लेकिन बैंक में अभी तक प्लस नहीं हुआ बट हमने कैश बुक तो प्लस कर रखा होगा। चेंजेस कैन बी मेड इन कैश बुक, तो हम लोग इसका रिवर्स कर देगा, क्या करेगा, माइनस बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक बट नो एडवाइस रिसीव बाय द कंपनी, यानी हमने बैंक को दिया था कि बैंक हमारे बिहाफ में एक बिल कलेक्ट कर लेना और बैंक ने वो पैसा कलेक्ट भी कर लिया, तो बैंक प्लस हो चुका है। बैंक प्लस हो गया और हमने कुछ नहीं कर रखा, चेंजेस हमें कैश बुक में करना है, तो हम लोग क्या करेगा, इसको प्लस कर लेगा। देन बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय द बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, इसका मतलब बैंक ने मेरा चार्जेस कट किया तो माइनस किया होगा, तो चेंजेस कैश बुक में करना है, हम लोग भी इसको क्या करेगा, माइनस करेगा। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक, नो एडवाइस टू द कंपनी, यानी हमारे बैंक में एक सब्सिडी आया गवर्नमेंट से, यानी बैंक प्लस हो चुका है बट कैश बुक में हमने कुछ नहीं किया, हमारे हाथ में तो पासबुक है नहीं, वो तो आंसर निकालना है, तो हम लोग क्या करेगा, चुपचाप कैश बुक में भी इसको प्लस कर देंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इफ आपने ये सब किया है तो आपका आंसर करेक्ट आया होगा। देखो दिस वे यू नीडेड टू प्रेजेंट, मैं प्लस आइटम और माइनस आइटम की तरीके से कर रहा हूं। आपका फाइनल बैलेंस रहेगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दैट इज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 916250। दैट वाज द सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट आपको फ्री में मार्क्स दे रहा था, एकदम फ्री में, ले लो लूट लो इंस्टीट्यूट को इस बार अकाउंटेंसी में। आई होप ये आपके कंसेप्ट क्लियर थे, इसी तरीके से आपने इंटरप्रेट करके क्वेश्चन सॉल्व करके आए, ठीक है। इफ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, सारे सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, प्लीज एक बार लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और ज्यादा कंटेंट आप लोग के लिए बनाऊं, ठीक है। एंड अच्छा लगे चाहे नहीं लगे प्लीज डू कमेंट, राइट, तो इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। चलते हैं आगे। 2C
फिर से अगेन 5 मार्क्स क्वेश्चन, 10 मार्क का डेप्रिसिएशन, 5 मार्क बीआरएस और 5 मार्क का आपको इतना इजी सा क्वेश्चन दे दिया कि क्या ही बोलूं मैं आप लोग को। क्या बोला, एकदम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है ये, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम आईसीआई स्टडी मेट, जस्ट उन्होंने फिगर चेंज कर दिया। आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से ये क्वेश्चन आया है आपके पास में, इन्वेंट्री वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है आपका। स्टडी मेट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन चेक करना, एकदम वहीं से आया ये। क्या बोला है कि आपने पीएनएल अकाउंट बनाया और उसमें प्रॉफिट है 5,75,000 और क्लोजिंग स्टॉक, जब हमने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बिजनेस का निकाल रहे थे तो हमने क्लोजिंग स्टॉक माना था 2,55,000। ओके, फिर बाद में पता चला जब अपन स्क्रूटनी कर रहा था ये सारे ट्रांजेक्शन में गलती हो गया। अब हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिर से एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालो। ओके, पहला ट्रांजेक्शन है परचेजेस फॉर द ईयर इंक्लूडेड 10,500 पेड फॉर इलेक्ट्रिक फिटिंग्स ऑफ द शॉप, यानी गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको हमने परचेज में काउंट कर लिया। नाउ परचेज इज एन एक्सपेंस, तो यदि परचेज में काउंट किया तो हमारा खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज कम करोगे मतलब एक्सपेंस कम करो, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5,75,000 जो प्रॉफिट है उसके अंदर में 10,500 प्रॉफिट ऐड कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, राम गेव गुड्स वर्थ ₹2,500 एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल में बांट दिया जिसका हमने एंट्री नहीं कर रखा। इफ फ्री सैंपल में बांटते तो एंट्री क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो कहीं ना कहीं हमने परचेज को कम नहीं किया, परचेज इज एन एक्सपेंस। इफ आप एक्सपेंस कम नहीं करोगे तो प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, कम आ रहा होगा। अब हम लोग एक्सपेंस कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो 25,000 से परचेज कम करते ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंगली एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी तो आपने पीएनएल में नहीं दिखाया होगा, अब वो एक्सपेंस दिखाते ही आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। सो इन शॉर्ट, इस ट्रांजेक्शन से आपका बिजनेस का प्रॉफिट में कोई इंपैक्ट ही नहीं हुआ, दो हमसे छूट गया बट स्टिल हमारे प्रॉफिट में इसका कोई इंपैक्ट नहीं हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट, invoice for goods amounting to 1,85,000 have been entered on 29 March but were not included in the stock। हमने इसको हमारे क्लोजिंग स्टॉक में काउंट नहीं किया, हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 2,55,000। ओ माय गॉड, इफ आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं काउंट करोगे मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, राइट। तो 1,85,000 से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, सिमिलरली 1,85,000 से आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, सेल्स अमाउंटिंग टू 2,05,000 were dispatched on 27th March but were included in sales of April। oh my god, आपने सेल कर दिया बट उसको सेल्स का एंट्री नहीं दिखाया, तो अभी अपन सेल्स का ठीक करेगा तो क्या करेगा, सेल्स बढ़ाना पड़ेगा और डेटर्स बढ़ाने पड़ेंगे। डेटर हैज नो रिलेशन विद द प्रॉफिट बट सेल्स का तो है, इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी तो बढ़ जाएगा मेरा। तो क्या करेंगे अपन, प्रॉफिट बढ़ा देंगे 2,05,000 से। लास्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स costing rupees 55,000 were sent on sale on return basis in March at a margin of profit of 33.13% on cost। अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल। तो क्या करते थे अपन सेल ऑन अप्रूवल के केस में, 55,000 कॉस्टिंग का गुड्स है जो जिसको हमने सेल ऑन अप्रूवल पे भेजा होगा एट द रेट 33.13% ऐड करके, 33.13% ऐड करके आप लोगों ने भेजा होगा। दैट मींस कितना वैल्यू हो गया, 55,000 इंटू 33.33%, 18,333 का प्रॉफिट ऐड करेंगे अपन, 73,333 में भेजा होगा। तो सबसे पहले अप्रूवल बेसिस में भेजा एंड एट द ईयर एंड अप्रूवल मिला नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, सेल्स को रिवर्स करते हैं। सेल्स रिवर्स करोगे तो एंट्री होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, डेटर कम हो जाएगा और सेल्स कम, सेल्स कम मतलब प्रॉफिट भी हमें कम करना पड़ेगा। कितने से प्रॉफिट कम कर देंगे अपन, 73,333 से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्लियर है। तो माइनस कर देंगे इधर इस प्रॉफिट में से, ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद
73,333, ये हो गया सेल्स कैंसिल मेरा। अब कॉरेस्पॉन्डिंगली सेल्स तो कैंसिल कर दिया, बट वो स्टॉक कहीं ना कहीं हमारा है लाइंग विद द कस्टमर, तो उसे हमें हमारे क्लोजिंग स्टॉक में काउंट करना पड़ेगा। तो आप क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा 55,000। इफ क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो 55,000 प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, तो इससे आपको आपका एडजस्टेड प्रॉफिट भी मिल जाएगा और करेक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, एज इट इज स्टडी मेट से आया हुआ क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्यूशन को देख सकते हैं कि आपने भी ऐसा ही प्लस माइनस किया है, राइट। प्रेजेंटेशंस पे ध्यान रखना, नीट एंड क्लीन होना चाहिए था आपका पेपर। इफ आपने भी किया है तो आपको फुल मार्क्स इस बार मिलने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत ही मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन था, इजीएस्ट क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चन कंसाइनमेंट का पूछ लिया, आईसीआई ने लास्ट अटेम्प्ट में कंसाइनमेंट नहीं पूछा था, धोखा हो गया था आप लोग के साथ में, बट कोई बात नहीं, इस बार आईसीआई एकदम दिलदार था, उसने आपको कंसाइनमेंट पूछ लिया, डेप्रिसिएशन 10 मार्क्स पूछ लिया, सारे इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड लॉटरी वाला बात क्या था, उन्होंने आपसे फाइनल अकाउंट पूछा ही नहीं। सोचो और क्या चाहिए। एक जो कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा पूरे पेपर में, दैट वाज पार्टनरशिप, इतना बड़ा क्वेश्चन है। हाँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, बट आपके कंसेप्ट क्लियर थे तो आप आराम से कर सकते थे, बट वो टाइम कंज्यूमिंग था। हमारे पास एक ऑप्शन होता है एक क्वेश्चन को स्किप करने का, स्मार्ट स्टूडेंट ने शायद वही किया होगा कि उस क्वेश्चन को स्किप किया होगा। अब देखते हैं नंबर 3 ए कंसाइनमेंट का क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, अकबर एंड सन्स ऑफ सूरत कंसाइन 500 टॉयज टू अमर एंड सन्स ऑफ अहमदाबाद एट अ कॉस्ट ऑफ 800 ईच। और क्या चाहिए तुम लोग को, यहाँ पे कॉस्ट पे भेजा है, इनवॉइस प्राइस पे ही नहीं भेजा, मतलब लोडिंग का झंझट ही नहीं, स्टॉक रिजर्व का झंझट ही नहीं। वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन इज सेइंग, इधर है अकबर, काश इधर बीरबल होता, अमर, इसने गुड्स कंसाइन किया 500 टॉयज एट द रेट 800 ईच, राइट। 4 लाख रुपए का गुड्स भेजा था, फिर कंसाइनर पेड, कंसाइनर ने पे किया, दिस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, तो हम लोग टू बैंक बोल के कंसाइनमेंट अकाउंट में लिख देगा। फिर ड्यूरिंग ट्रांजिट 30 टॉयज वे टोटली डैमेज, रास्ते में 30 टॉयज तो बर्बाद हो गया, तो बेचारा का यहां तक कितना पहुंचा होगा, 470 टॉयज। क्लियर है। अब 470 टॉयज को घर तक लाने में फिर से उसका कॉस्ट लग गया कंसाइनी का 14,100, सो दिस इज ऑल्सो योर डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे जो ये फ्रेट एंड इंश्योरेंस 8,000 2,500, दिस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, बट ये डायरेक्ट एक्सपेंस लगे हैं 500 टॉयज पे। दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी, बट ये आपका कितने नंबर ऑफ टॉयज पे लगा है, 470 टॉयज पे। तो जब आप क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे तो दिमाग में रखना कैसे आपको प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस निकालना है। उसके बाद बोला, अमर एंड सन्स सेंड अ बैंक ड्राफ्ट टू अकबर एंड सन्स फॉर 80,000 एज एडवांस पेमेंट, इसने इसको एडवांस में पेमेंट कर दिया चेक के थ्रू, दैट इज 80,000, कोई बात नहीं। 400 टॉयज हैड बीन सोल्ड एट 1,500 ईच, 400 टॉयज बेच दिए, यानी उसके घर पे 470 टॉयज आया था, उसमें से 400 टॉयज सेल हो चुका, मतलब 70 टॉयज एज अ क्लोजिंग स्टॉक है। क्लियर है। देन कितने में बेचा, 1,500 ईच। Amar and Sons incurred expenses on godown rent. This is your indirect expenses of consignee, जो हम लोग को consignee को reimburse करना है। Amar and Sons was entitled to a commission of 6%, 6% कमीशन मिलेगा, कुछ नहीं बोला तो नॉर्मल कमीशन। तो उसने 400 टॉयज बेचे 1,500 रुपए में, जो भी वैल्यू आएगा उसका 6% उसको कमीशन चला जाएगा। क्लियर है। देन बोल रहा है, वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर कुड नॉट पे फॉर 10 टॉयज एंड नथिंग वाज रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन द पॉलिसी। दो चीज है, एक है पहला तो 10 टॉयज जिस कस्टमर को बेचा था, अब वो पैसा नहीं दे रहा, मतलब बैड डेट्स। नाउ इन this question does not carry any del creditor commission, so the loss of bad debts will be borne by consignor, and जो रास्ते में गुमा था उसमें भी ड्यू टू डिफेक्ट इन द पॉलिसी आपको इंश्योरेंस कंपनी से कुछ नहीं मिल रहा,
सो दैट मीन्स कंप्लीटली आपका एबनॉर्मल लॉस रहेगा। तो आपको बनाना क्या है, एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना था और कंसाइनी अकाउंट बनाना था। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगा, सबसे पहले उसने 500 टॉयज सेंड किया था 800 रुपए में, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 4 लाख। देन कंसाइनर का डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्रेट, इंश्योरेंस वो आ जाएगा। उसके बाद में कंसाइनी ने क्या किया, सेल किया था, तो बाय अमर एंड सन्स 400 टॉयज 1500 रुपए का रेट में। रास्ते में आपका क्या हो गया, 30 टॉयज गुम गया, तो 30 टॉयज, एक टॉय का कॉस्टिंग था 800 रुपए, ये तो क्या कॉस्ट, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तो लगे होंगे कंसाइनर का, 10,500 लगा था आपका ऑन 4 लाख रुपीज टॉयज। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट फॉर 24,000 रुपीज टॉयज। तो प्रोपोर्शनेट करोगे तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर दैट 30 टॉयज मिल जाएगा एंड वो आपका एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा। फिर कंसाइनी को क्या क्या पे करना है, एक तो उसने डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया वो पे करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, कमीशन, इस पे 6% कमीशन था आपका, तो वो कमीशन पे करना है अपने को, एंड बैड डेट्स का भी पेमेंट करना पड़ेगा, रिम्बर्स करना पड़ेगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन डज नॉट कैरी डेल क्रेडिटर कमीशन, तो वो भी अपन पे कर देगा। तो पता चल गया 68,600 कंसाइनी को पे करना है। नाउ इन्वेंट्री विद कंसाइनमेंट, देखो आप लोगों ने अलग अलग वर्किंग नोट बनाया तभी भी चलेगा, बट इफ एग्जामिनर को आपने कैलकुलेशन शो कर दिया कि किस तरीके से आपने कैलकुलेट किया है, तो वो भी चलता है। अब देखो इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, 70 टॉयज था, 800 रुपीज का एक टॉय, तो टोटल 56,000 का टॉयज उसके स्टॉक में है। देन डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर 10,500 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 56,000, तो ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। बट कंसाइनी ने जो डायरेक्ट एक्सपेंस किया था वो तो सिर्फ और सिर्फ कितने पे किया था उसने, 470 टॉयज पे, तो ये 470 टॉयज पे 14,100 किया है, व्हाट विल बी द कॉस्ट फॉर 70 टॉयज। प्रोपोर्शनेट करने से आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी को प्रोपोर्शनेट कर दोगे, इसको ऐड करोगे आप, तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट दी एंड। इससे आपका नेट प्रॉफिट फ्रॉम कंसाइनमेंट आएगा 2,05,100। आई होप आप लोगों ने ऐसे किया है, आपका ये क्वेश्चन भी करेक्ट है, इंस्टीट्यूट से पूरा कंप्लीट 10 मार्क्स मिलेगा। बस इतना सही बनाना था आपको। बेचारा क्वेश्चन तो कंसाइनमेंट अकाउंट मांगा, कंसाइनी अकाउंट भी नहीं मांगा। क्लियर है यहां तक। सो क्वेश्चन नंबर 3 ए भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, ये भी आपका बुक का ही क्वेश्चन था। आईसीआई सब कुछ अपने मटेरियल, जब भी आप एक सीए का एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, आप लोग को दिमाग में होना चाहिए कि कोई भी मेंटर अपने क्वेश्चंस ज्यादा नहीं बनाता है, राइट। इफ आपको सीए का एग्जाम क्रैक करना है, यू शुड रिलाई ऑन आईसीआई स्टडी मेट, पास्ट पेपर्स, आरटीपीज, एमटीपीज। इफ आप उतना एग्जाम में करके जा रहे हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं जो पास नहीं कर सकता, बिकॉज इफ उतना ही लिमिटेड कंटेंट आप पढ़ के जाओगे तो आपको वो रिटेन रहेगा, लेकिन आप न्यूमरस क्वेश्चंस करके जाओगे और आपको वो रिटेन ही नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड अब तो आप लोग का फाउंडेशन क्लियर ही है, ऑलमोस्ट कंफर्म्ड ही है, बस रिजल्ट का वेट कर रहे हो। बट एक चीज मैं आप लोग से शेयर करूंगा, मेरा अपना एक्सपीरियंस, कि प्लीज किसी को भी लगता है देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 75 to 80% कि आप लोग पास कर जाओगे सीए फाउंडेशन, डू नॉट वेट फॉर द रिजल्ट। जितना जल्दी आप अपना इंटर का प्रिपरेशन करेगा, जितना जल्दी आप लोग अपना इंटर का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देगा, उतना ज्यादा टाइम आपको मिलता है रिवीजन करने के लिए। जो स्टूडेंट्स रिजल्ट्स का वेट करते हैं, उनका सिलेबस भी डिले होता है और रिवीजन भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। सो एज पर द न्यू सिलेबस आपके पास रहेंगे भी 6 सब्जेक्ट्स, जितना जल्दी हो सके विदाउट वेस्टिंग टाइम आप लोग को अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए। फाइंड आउट द राइट मेंटर। आई विल सजेस्ट कि इफ आपको ऑफलाइन क्लासेस मिल सकती है, गो फॉर द ऑफलाइन क्लासेस, बिकॉज आप अभी तक उतने मैच्योर्ड नहीं हुए हैं कि इंटर लेवल के कंसेप्ट्स को उस तरीके से समझ सको। यू नीड ए मेंटर जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करे, पुश करे, आपकी प्रेजेंटेशन पे वर्क करे, सिली मिस्टेक्स को देखे। सो मेक श्योर कि आप लोग हो सके तो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना एंड गो फॉर ए स्मॉलर बैच साइज।
डू नॉट गो फॉर सच क्लासेस जहां पे 60, 80, 100 स्टूडेंट्स बैठ रहा है, बिकॉज वहां पे मेंटर के लिए पॉसिबल नहीं है हर एक स्टूडेंट्स की क्वेरी को देखना, जाके विजिट करना, राइट? तो जितना छोटा बैच साइज होगा उतना आप पे पर्सनल अटेंशन मिलेगा। दिस इज माय पर्सनल सजेशन। बाकी तो आपका कॉल है कि आपको क्या करना है, बट इफ आप लोग मुझे मानते हो कि नहीं सही बोल रहा हूँ एंड आप लोग के भले के लिए बोल रहा हूँ, तो प्लीज डू विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट योर इंटर जर्नी, राइट? आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो जो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से मैं आपके लिए प्लान आउट कर दूंगा कि कैसे क्या आपको करना चाहिए। डिस्कस करता है नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कार्तिक। एज इट इज स्टडी मेट का क्वेश्चन है, ये पूरा स्टडी मेट का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये क्वेश्चन है। विश्वास नहीं होता तो आप देख लेना, आपका स्टडी मेट अच्छे से, वहीं से ये क्वेश्चन है। कार्तिक accepted a bill to Balu for 3,500, discharged by a cash payment of 1,500 and a new bill for the balance plus 75% for interest। हमें कार्तिक का बुक्स बनाना है। कार्तिक के लिए एक बिल्स पेबल था 3,500 का। उसने क्या किया, इस बिल्स पेबल को पूरा नहीं पे कर पाया, 1,500 इमीडिएटली कैश पे कर दिया और बाकी के लिए उसने बोला कि मेरे को एक नया बिल बना के दे दो, राइट? एंड नया बिल जितना भी ड्यूरेशन के लिए उसको चाहिए था, उसने बोला मैं 75 रुपीज का इंटरेस्ट भी दे दूंगा, आपको कोई इश्यू नहीं है। तो आप क्या करना, 3,500 में से 1,500 इमीडिएटली ले लो मेरे से, बाकी बचा 2,000। तो 2,000 प्लस 75 रुपीज इंटरेस्ट, इतना से आप मुझे एक नया बिल बना के दे दो। तो आपने क्या किया होगा कि सबसे पहले बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी था कार्तिक का बुक्स में, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 3,500, कैश इमीडिएटली पे कर रहे हैं 1,500 और बाकी वो क्या करेगा, बालू को बोल रहे हैं मैं दे दूंगा, नया बिल आप बना के दे दो। 2,000 रुपीज का बालू को फिर से क्रेडिटर बना लिया। फिर बालू ने क्या किया, एक नया बिल बनाया ऑफ द वैल्यू 1,275। तो कार्तिक के बुक्स में बिल्स पेबल, बालू विल बी डेबिटेड एंड 75 इज एन इंटरेस्ट फॉर कार्तिक, तो उसने इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपने ऐसे ही किया होगा। नेक्स्ट, गोपाल एक्सेप्टेंस फॉर 4,500, यानी गोपाल के लिए एक बिल्स पेबल है विच वाज एंडोर्स्ड बाय कार्तिक टू मोहन। मतलब क्या बोल रहा है, कार्तिक ने मोहन को दिया था, वाज डिसऑनर्ड, मोहन पेड 50, यानी गोपाल के लिए बिल्स पेबल, कार्तिक के लिए बिल्स रिसीवेबल था। ये बिल उसने मोहन को दे दिया। मोहन जब गोपाल से मांगने गया तो उसने पैसा देने से मना कर दिया। तो ऑन द ड्यू डेट जिसके हाथ में बिल होता है वही जाता है कोर्ट में कैंसिल करवाने के लिए। तो मोहन की पॉकेट से नोटिंग चार्जेस लग गया। अब कार्तिक को क्या करना है, कार्तिक को गोपाल से पैसा लेना बिकॉज उसने दिया नहीं एंड मोहन को पे कर देना है। बट यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले तो वो होगा, कार्तिक क्या करेगा, अपने बुक्स में गोपाल को फिर से डेटर बनाएगा अलोंग विद द नोटिंग चार्जेस एंड मोहन को क्रेडिटर बनाएगा। फिर बोल रहा है कार्तिक ने मोहन को तो इमीडिएटली पे कर दिया बाय चेक ड्राफ्ट, तो वो क्या करेगा, मोहन को सेटल डाउन कर देगा और कार्तिक के बुक्स में गोपाल एज ए डेटर रह जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। दोषी रिटायर्स अ बिल फॉर 2,500 drawn on him by Karthik for 25 discount। मतलब क्या हुआ, कार्तिक के लिए एक बिल्स रिसीवेबल था, दोषी ने क्या किया, पहले ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट कर रहा है। तो ड्यू डेट से पहले जब पे कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ रिबेट मिलेगा। तो कार्तिक अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, उसके पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट एंड बिल सेटल्ड हो रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज डिस्काउंट, क्योंकि कार्तिक ने उसको डिस्काउंट दिया है। सो दैट वाज द नंबर 3। Karthik's acceptance to Prem for 6,500, discharged by Prem, Ashok's acceptance to Karthik for a similar amount। क्या बोल रहे, देखो कार्तिक एक्सेप्टेंस यानी कार्तिक के लिए एक बिल्स पेबल था प्रेम के अगेंस्ट में, प्रेम ने एक बिल लिखा होगा और इसके लिए एक बिल्स पेबल कार्तिक के लिए। अब उसने कैसे दिया, उसने अशोक से एक एक्सेप्टेंस ले रखा था, कार्तिक के बुक्स में एक बिल्स रिसीवेबल भी था। कैसे पेमेंट कर दिया, उसने सेटल डाउन कर दिया, बिल्स पेबल को सेटल्ड कर दिया अगेंस्ट द बिल्स रिसीवेबल। तो कार्तिक अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट। अब उसके बुक्स में एक बिल्स पेबल भी है और उसके बुक्स में एक बिल्स रिसीवेबल है ऑफ द सेम अमाउंट, तो उसने उन दोनों को आपस में ही सेटल डाउन कर दिया।
आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। एज इट इज आपका स्टडी मेट का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था जहाँ पे इजीली आपको 5 मार्क्स मिल सकते थे। दिस पेपर वाज टाइम सेविंग, आप एकदम पूरा टाइम पे पेपर खत्म कर सकते थे, रिवाइज कर सकते थे। एंड इफ प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा फोकस किया होगा तो आफ्टर एवरी क्वेश्चन आपको क्या करना चाहिए, जहां से नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हो सेंटर ऑफ द पेज आंसर नंबर लिखना चाहिए, किसका बुक्स में हम बना रहे हैं, वो सारा चीज छोटे से छोटा चीज आपको लिखना चाहिए। क्लियर है? आइए डिस्कस करते हैं 3C, जहां पे आपको दो ऑप्शन मिले, एक था एवरेज ड्यू डेट और एक था सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। दोनों में से आप कोई भी पार्ट कर सकते थे और दोनों ही बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सीता एंड गीता आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म हैव ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम द फर्म ईयर एंडेड 31 मार्च 23। ये सारा ड्राइंग्स है सीता और गीता का। आपको एवरेज ड्यू डेट मेथड यूज करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना था। तो सीता के ट्रांजेक्शन अलग कर लेना, 3 ट्रांजेक्शन सीता के हैं और 2 ट्रांजेक्शन गीता के हैं। बस आपको एवरेज ड्यू डेट करना था। एवरेज ड्यू डेट में अपन क्या करता है, सबसे पहले बेस डेट देता है, बेस डेट अज्यूम करता है। तो सीता के लिए अर्लीस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज 1 अप्रैल, हम लोग उसको बेस डेट ले लेगा। और गीता के लिए अर्लीस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज 14 सितंबर, उसको बेस डेट ले लेगा। देन अपन क्या करता है, बेस डेट से लेके ट्रांजेक्शन डेट तक, ट्रांजेक्शन डेट और ड्यू डेट तक हम लोग क्या करता है, नंबर ऑफ डेज निकालता है। while calculating number of days ignore the first date and include the last date। तो देखो बहुत इजी था। सीता का डेट ऑफ ड्राइंग्स ये पता है हमें क्वेश्चन में, अलग अलग डेट में उसका अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स पता था। हमने बेस डेट अज्यूम किया 1 अप्रैल फॉर सीता। तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल नंबर ऑफ डेज होता है 0। 20th ऑफ नवंबर, 1 अप्रैल से लेके 20th ऑफ नवंबर योर नंबर ऑफ डेज कितना, 233। 1 अप्रैल से 16 जनवरी नंबर ऑफ डेज 290। देन आप क्या करते हो, अमाउंट को डेज से प्रोडक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाता है। फिर टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट करोगे तो पता चल जाएगा बेस डेट में कितने नंबर ऑफ डेज आपको ऐड या लेस करने। जब आप अर्लीस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ऐड ही करना पड़ेगा, कभी लेस करने का झंझट आएगा ही नहीं। आई होप ये क्लियर है, आप लोग ने ऐसे ही सीख के रखा था। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा था 136.33। यहाँ दो चीज हो सकता है, या तो इंस्टीट्यूट इसको 136 डेज अप्रोक्स लेगा या फिर 137 डेज लेगा। मैंने अपर राउंडिंग किया बिकॉज इफ डेज डेसिमल्स में चला जाता है मतलब हम लोग नेक्स्ट डे तो जा ही चुका है। सो आई हैव अज्यूम्ड इट 137 डेज एज अप्रोक्स। तो इफ आप 137 डेज लोगे तो आपका एवरेज ड्यू डेट आएगा 16 अगस्त। 16 अगस्त में अज्यूम करते हैं सारा का सारा ड्राइंग किया, तो फ्रॉम 16 अगस्त टिल 31 मार्च आपके डेज होते हैं 227। तो टोटल ड्राइंग वैल्यू पे आपको 227 डेज का इंटरेस्ट देना था। 1,13,000 12 by 100 227 by 365। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था अज्यूम ईयर एज अ 365 डेज। तो अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्रोक्सीमेटली सीता के लिए आएगा 8433। सिमिलरली आपने गीता का सॉल्व करना था। गीता का तो बहुत इजी कर दिया, दो ही ट्रांजेक्शन दिया हुआ था तो वहां पे हमने बेस डेट माना 14 सितंबर। तो एवरेज ड्यू डेट आया होगा 27 दिसंबर। 27 दिसंबर से 31 मार्च नंबर ऑफ डेज होते हैं 94। तो उस 94 डेज के लिए ऑन टोटल ड्राइंग वैल्यू हमने इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग कैलकुलेट कर दिया, अप्रोक्सीमेटली इट इज 1298। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, छोटा सा क्वेश्चन था। इफ किसी ने एवरेज ड्यू डेट किया तो बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑन अप्रूवल। सिंपल सा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि मीरा इंटरप्राइज सेल्स गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू फ्यू कस्टमर। ऑल सच ट्रांजैक्शंस आर बुक्ड एज एक्चुअल सेल्स। मतलब मीरा इंटरप्राइज क्या करता है, सेल ऑन अप्रूवल पे भेजता है लेकिन उसको एज ए एक्चुअल सेल ही मान लेता है। 31 मार्च को उसके बुक्स में टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स है 1,10,000, जिसमें से एक डेटर है 10,000 का जिसको अप्रूवल बेसिस पे गुड सेंड किया था और जिससे अभी तक अप्रूवल मिला नहीं है, मतलब अप्रूवल एक्सपायर भी नहीं हुआ और अप्रूवल मिला भी नहीं है। तो ईयर एंड में हमें क्या करना होता था कि उस सेल्स को रिवर्स करना था। तो हम लोग सबसे पहले सेल्स को कैंसिल करेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो हमारे डेटर्स भी कम हो जाएंगे और सेल्स भी कम हो जाएगा। फिर वही
गुड्स जो कस्टमर के पास पड़ा है उसको हमें हमारे इन्वेंट्री में काउंट करना है, दैट इज इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कैसे होगा? 10,000 25% ऑन कॉस्ट है, ओवर एंड अबव कॉस्ट, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 करोगे तो कॉस्ट वैल्यू पता चल जाएगा आपको। कॉस्ट वैल्यू से हम लोग क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। देन सबसे पहले तो ईयर एंड में ये दो एंट्री करना था, सेल्स कैंसिल करना है 10,000। देन इन्वेंट्री में काउंट करोगे, इन्वेंट्री में तो हमेशा कॉस्ट वैल्यू पे ही काउंट होगा, तो इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ईयर अप्रैल में उसने 6,000 का गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया और बाकी हम लोग को रिटर्न कर दिया। अब उसने एक्सेप्ट किया है तो हमें फिर से नया सेल्स का एंट्री पास करना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट ईयर आपने तो कंप्लीट सेल्स कैंसिल कर दिया और जो गुड्स रिटर्न किया उसका कोई एंट्री करने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हमने उसको हमारे स्टॉक में काउंट कर रखा है। तो आप क्या करोगे, 15 अप्रैल को इसको एज ए सेल्स का एंट्री पास कर दोगे। इतना ही मांगा क्वेश्चन ने आपसे, फिर बोला बैलेंस शीट भी बना के दिखा देना, वेरी वेरी इजी। 15 अप्रैल जब वो अप्रूवल देगा 6,000 गुड्स का, तो हम लोग क्या करेगा, उसका सेल्स का एंट्री पास कर देगा। देन बैलेंस शीट, फॉर बैलेंस शीट इजी था एकदम, डेटर्स थे 1,10,000 इन द बुक्स, सेल ऑन अप्रूवल कैंसिल किया तो 10,000 से डेटर कम हो जाएगा। और इन्वेंट्री मेरा 70,000 था, बट हमने क्या किया, इन्वेंट्री लाइन विद कस्टमर उसको भी हमें हमारे स्टॉक में काउंट करना है, सो 8,000 प्लस होगा, दैट विल बी 78,000 एंड क्वेश्चंस डन। आई होप दिस क्वेश्चन इज इजी, बहुत ही क्लियर कट एकदम इजी सा क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एनपीओ। एनपीओ का क्वेश्चन आपसे आईसीआई ने पूछ लिया और इतना इजी कर दिया। सेम क्वेश्चन मेडिकल एड सोसाइटी का आपका आईसीआई का स्टडी मेट में है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप चेक कर सकता है, बस उसमें तो फिर भी एडजस्टमेंट ज्यादा है, इसमें तो आपके ज्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं थे, इतना इजी क्वेश्चन कर दिया आपके लिए। अब क्या करना था, यहाँ पे रिसिप्शन पेमेंट दे रखा है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड आपको बैलेंस शीट बनाना है। लेकिन बैलेंस शीट ईयर एंड का सिर्फ बनाने से नहीं होगा, हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा एज ऑन 1 जनवरी 22 का, सो दैट वी कैन फाइंड आउट कैपिटल फंड। अच्छा चीज क्या था इस क्वेश्चन के अंदर में, नीचे में आपको सब कुछ दे दिया कि 1 अप्रैल 22 को क्या क्या एसेट्स एंड क्या क्या लाइबिलिटीज बिजनेस में था, तो ये सारा तो हम एज इट इज पुट कर देंगे। ये मेरा एसेट साइड में जाएगा, लाइबिलिटी साइड, स्टॉक ऑफ मेडिसिन यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन एसेट साइड, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन लाइबिलिटी, इक्विपमेंट एसेट, बिल्डिंग एसेट, ये पुट कर देंगे। एक हिडन इंफॉर्मेशन क्या था, रिसिप्शन पेमेंट में आपको लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इफ ड्यूरिंग द ईयर आपको 10% से इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले से आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, दैट मीन्स कितना कर रखा था। हम इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू रेट बाय 100। नाउ यू नो इंटरेस्ट, यू डोंट नो इन्वेस्टमेंट, रेट है 10/100, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट का वैल्यू निकाल सकता है 1 लाख। तो ये हिडन इंफॉर्मेशन था जो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना था। तो सबसे पहले आपने इन द बुक्स ऑफ मेडिकल एड सोसाइटी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया। ओपनिंग बैलेंस शीट से आपको मिल जाएगा कैपिटल फंड ऑफ 199,700, एकदम इजी सा था। ये कैश बैलेंस, रिसेप्शन पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस हो गया आपका कैश बैलेंस, तो दैट वाज द ओपनिंग बैलेंस शीट, एकदम इजी सा ओपनिंग बैलेंस शीट सा, कुछ ज्यादा करना भी नहीं था यहाँ पे आपको, राइट। फिर आपको बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ, तो ये मेरा सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाएगा, लेकिन इसमें सर्टेन एडजस्टमेंट करना था। 65,000 इज द टोटल सब्सक्रिप्शन यू रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन इसमें से अपन क्या करेगा, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस कर देगा एंड करंट ईयर में जो एडवांस पे किया है वो माइनस कर देंगे। करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो प्लस होगा और लास्ट ईयर जो एडवांस दे दिया था वो आपको प्लस करना है, तो आपको टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम मिल जाएगा फॉर द ईयर, दैट इज 66,000, राइट। देन डोनेशन, डोनेशन में कोई पॉइंट नहीं था, तो एज इट इज ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का जो हिडन पॉइंट था, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये इनकम में चला जाएगा मेरा। चैरिटी शो कलेक्शन, आपके पास चैरिटी शो कलेक्शन है और चैरिटी शो एक्सपेंसेस है, तो व्हाट वी विल डू, 16,500 से 2750 माइनस करके दिखाएगा नेट चैरिटी शो कलेक्शन। नेट चैरिटी शो कलेक्शन
इफ किसी बच्चे ने क्या किया कि 16,500 क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिखाया है एंड ये डेबिट साइड में दिखाया तभी भी करेक्ट है, वो गलत नहीं है, राइट? ऐसे भी अपन दिखा सकते हैं और नेट करके भी शो कर सकता है। सो दैट वाज द रिसिप्ट्स का डेबिट साइड, सारा का सारा इनकम में आ गया। एंड अब पेमेंट साइड, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई दे रखा है, इसका मतलब हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया है। इफ क्रेडिटर को पे किया है तो देखना पड़ेगा ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना मेडिसिन कंज्यूम किया है। कैसे निकालेगा अपन कि ड्यूरिंग द ईयर हमने 35,000 क्रेडिटर को पे किया, पहले से आपसे क्रेडिटर मांगता था 12,000 एंड स्टिल करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग फॉर क्रेडिटर इज 16,500, सो योर टोटल परचेज फॉर द ईयर इज 39,500। पहले से आपके पास ओपनिंग स्टॉक था 12,500 एंड जो क्लोजिंग स्टॉक है अभी भी पड़ा है उसको हटा दो तो वी विल गेट कि कितना मेडिसिन कंज्यूम्ड हो गया ड्यूरिंग द ईयर, एंड जितना कंज्यूम्ड होता है वही हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो ये अपन क्या करेगा, एक्सपेंस साइड में मेडिसिन कंज्यूम बोल के शो कर देगा, राइट? उसके बाद ऑनोरेरियम टू डॉक्टर इज एन एक्सपेंस, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। सैलरीज 36,000, क्या सैलरीज में कोई पॉइंट था? कोई भी पॉइंट नहीं था, तो एज इट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंस हो जाएगा, ये खत्म। परचेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट खरीदा, इक्विपमेंट इज एन एसेट। बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास इक्विपमेंट का वैल्यू था 21,500, फिर आपने और परचेज किया 25,000, तो आपके पास टोटल रहना चाहिए 46,500, बट ईयर एंड में इक्विपमेंट है 37,200, तो कम कैसे हो गया? दैट मीन्स डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 9,300। सिमिलरली बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू 65 था जो कम होकर 61,750 हो गया, तो ये कम कैसे हुआ होगा? डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन शो कर देगा बिल्डिंग पे 3250। तो सारे आइटम्स आने के बाद आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस आएगा 15,500। क्लियर? फिर ईयर एंड में जो जो था वो आपने बैलेंस शीट में पुट कर दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मेडिसिन का स्टॉक, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, कैश, 10% इन्वेस्टमेंट, इसको डालना मत भूलना, भूला नहीं होगा आई होप आप लोग। फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन सप्लाई, कैपिटल फंड जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट से निकाला था उसमें सरप्लस ऐड कर देंगे तो हमें क्लोजिंग कैपिटल फंड मिल जाएगा और बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा आपका 233,100। इतना इजी क्वेश्चन एनपीओ का जहां पे ज्यादा एडजस्टमेंट थे ही नहीं। क्या था? एक था इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट और एक था आपके पास मेडिसिन कंज्यूम एंड एक सब्सक्रिप्शन, और निकालना था डेप्रिसिएशन। इतना इजी क्वेश्चन, आराम से आपका विद इन टाइम फ्रेम ये क्वेश्चन हो सकता था और इंस्टीट्यूट लुटा लुटा के मार्क्स दिया है, 15 मार्क्स लूट लो। क्लियर? 5 मार्क्स का पार्टनरशिप से क्वेश्चन, ओहो पीछे ही हाथ धो के पड़ गया इस बार तो इंस्टीट्यूट, टोटल 25 मार्क्स आपसे पार्टनरशिप से पूछ लिया। कोई बात नहीं, ये तो इजी क्वेश्चन था। X and Y were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2। एक नया पार्टनर आया 1/6 शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए एंड गारंटेड। अब देखो नया पार्टनर आया तो है बट वो किससे कितना लेगा नहीं बताया। दैट मीन्स इफ नथिंग इज गिवन दैट मीन्स ओल्ड रेशियो इज अवर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू पार्टनर हैज बीन गारंटेड दैट ही विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज नॉट लेस देन 50 लाख। 50 लाख से कम का प्रॉफिट तो उसको मिलेगा ही नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है दो सिनेरियो है कि करंट ईयर में आपका टोटल प्रॉफिट हुआ है 1 करोड़ 80 लाख। पहला केस है गारंटी इज गिवन बाय द फर्म। जब भी क्वेश्चन ऐसा बोलता है गारंटी इज गिवन बाय द फर्म, इट मींस ऑल द डेफिसिट्स, एनी डेफिसिट विल बी बॉर्न बाय पार्टनर एज पर देयर ओल्ड पीएसआर। सारे के सारे ओल्ड पार्टनर बियर करेंगे एज पर देयर ओल्ड पीएसआर। इफ आपको ऐसे नहीं करना, आप क्या करो सिंपली, जब भी फर्म गारंटी देता है तो हम लोग कैसे सीखा था कि 1 करोड़ 80 लाख का टोटल प्रॉफिट हुआ है, इसमें से सबसे पहले जिस पार्टनर को गारंटी दिया हुआ उसको दे दो, 50 लाख आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बचा आपके पास 1 करोड़ 30 लाख। 1 करोड़ 30 लाख विल बी शेयर्ड बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशियो 3:2। तो आपको हर एक पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा वो मिल जाएगा। वेरी इजी। कि क्या करो, पहले जेड को दे दो 50 लाख, फिर बचा 1 करोड़ 30 लाख, उसको 3:2 में एक्स और वाई शेयर कर लेंगे तो ईच पार्टनर को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा पता चल गया। नेक्स्ट बोल रहा है कि यहाँ पे फर्म ने कोई गारंटी नहीं दिया, गारंटी किसने दिया? ए और बी ने इक्वली।
जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल पीएसआर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स को बांटता है एंड देन चेक करता है कितना डेफिसिट है। फर्म का टोटल प्रॉफिट है 1,80,00,000, जेड को मिलना है 1/6, तो आपने क्या किया 30 लाख जेड को मिल गया, देन इसका शॉर्टफॉल कितना रह गया, 50 लाख का गारंटेड प्रॉफिट था, शॉर्टफॉल इज 20 लाख। अब ये 20 लाख का शॉर्टफॉल कौन बियर करेगा, एक्स और वाई इक्वली, तो डेफिशिएंसी एक्स देगा 10 लाख, वाई देगा 10 लाख, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा इसका 50 लाख। अब देखो एक्स का शेयर कितना होगा, 1,80,00,000 में से इफ आपने 30 लाख 1/6 दे दिया तो बचा होगा 1,50,00,000 एंड दैट विल बी शेयर्ड बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशियो 3:2, 3/5 2/5। एक्स को मिला 90 लाख और वाई को मिला 60 लाख, लेकिन एक्स ने क्या किया है, जेड को ट्रांसफर किया, तो 90 में से 10 लाख चला जाएगा तो 80 लाख विल बी द रिमेनिंग प्रॉफिट, और 60 लाख में से 10 लाख वाई भी क्या करेगा, जेड को दे देगा, तो रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी 50 लाख। सो दैट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इतना सा ही आपको करना था, जिसका आईसीआई आपको 5 मार्क्स दे रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 5 मिनट्स में होने वाला क्वेश्चन था, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको एकदम क्लियर है। फिर एक डरावना सा क्वेश्चन, पार्टनरशिप। डेथ का क्वेश्चन है ये, पार्टनरशिप का। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, अपने फोन्स गैपिंग्स उसकी वजह से इस क्वेश्चन को इतना लेंदी बना दिया कि बच्चे डर गए, बोले 3 पेज का 4 पेज का बाप रे क्वेश्चन ही बना दिया, नहीं होगा। बट ट्रस्ट मी, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। वी विल बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन एट लास्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 जो इजी सा क्वेश्चन, एक कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन पूछ लिया, इतना इजी क्वेश्चन की क्या ही बोलूं। बस इसमें एक छोटा सा ट्रिक था जो आपको ध्यान में रखना था। देखो क्या था कि बीपी लिमिटेड ने शेयर्स इशू किए हैं 1,20,000 इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू 10 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 2, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए, इशू प्राइस 12 रुपए। और कैसे मंगवाएगा, 3 रुपए एप्लीकेशन के साथ, 5 रुपए अलॉटमेंट के साथ, अलॉटमेंट का साथ इंक्लूडिंग प्रीमियम दैट इज 3 + 2, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 4 रुपीज। क्लियर है। फिर एप्लीकेशन आया है 3,60,000 इक्विटी शेयर्स का, टोटल इशू कर रहा है 120 और एप्लीकेशन आया 360, तो बहुत ज्यादा हो गया ये तो कंपनी तो 120 इशू कर पाएगा। अब ज्यादा का क्या कहानी है, बोलता है 3,60,000 में एक एप्लीकेंट है 80,000, इनको तो हमने रिजेक्ट कर दिया, ओके। फिर क्या किया, 1,60,000 है, उसको हम लोग 80,000 दे रहा है ऑन प्रो राटा बेसिस। ये 80,000 वालों को तो हमने रिफंड कर दिया, एंड जो ये 160 वालों को हमने क्या किया, 80,000 अलॉट किया ऑन प्रो राटा बेसिस, एंड 120 वालों को हमने अलॉट किया है। द एप्लीकेंट फॉर 1,20,000 शेयर्स वेर अलॉटेड 40,000 शेयर्स, दैट टू ऑन प्रो राटा। प्रो राटा क्या होता है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज नॉट गिवन बैक टू द शेयर होल्डर, कंपनी उसको फर्दर अलॉटमेंट एंड कॉल्स में यूज करता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, जिसका रिजेक्ट किया उसको तो मनी रिफंड कर दो, but excess money received with application were adjusted towards some due on allotment and the balance amount returned to the applicant। मतलब आप allotment से ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी में आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 80,000 इंटू 3, 2,40,000। सेकेंड कैटेगरी में एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो गया 80,000 इंटू 3, 2,40,000। तो देखना पड़ेगा क्या अलॉटमेंट तक एडजस्ट होने के बाद कुछ और पैसा बच रहा है क्या। फ्रॉम फर्स्ट कैटेगरी जब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो कितना ड्यू करेंगे, 80,000 शेयर होल्डर्स है, 5 रुपीज करके 4 लाख, दैट मीन्स अलॉटमेंट एडजस्ट होगा, जितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी है थोड़ा पैसा एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा पैसा और शेयर होल्डर्स को लेके आना पड़ेगा अलॉटमेंट तक। यानी फॉर कैटेगरी 1 हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट से आगे नहीं जाएगा। लेट्स सी कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 से जब आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो 40,000 इंटू 5, 2 लाख, बट इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है, 2,40,000, तो पूरा 2 लाख एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद भी 40,000 बच जाएगा। और क्वेश्चन बोल रहा है इसको फर्दर कॉल्स तक नहीं लेके जाना, हेंस जो आपका रिफंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंट्री ऑफ एप्लीकेशन आप रिफंड कितना करेंगे, जिसको रिजेक्ट किया वो तो रिफंड करना ही है,
बट यहाँ पे कैटेगरी 2 का एक्स्ट्रा 40,000 जो है वो भी रिफंड करना है। बस ये एक क्रक्स था, एक पॉइंट का ट्रिक था जो आपको ध्यान में रखना था। पहला पॉइंट आपने क्या किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3,60,000 ₹3 करके एप्लीकेशन मनी। देन पूरा का पूरा एप्लीकेशन मनी जितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए वो चला गया शेयर कैपिटल में। रिफंड किया हमने कितना, 80,000 को रिजेक्ट किया था, बट देखा कि कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो प्रो राटा वाला था वो भी रिफंड करना है, दैट वाज 40,000, 2,80,000 एंड एक्सेस में कितना ट्रांसफर कर दिया, जो भी एक्सेस था वो मेरा शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा। देन क्वेश्चन बोल रहा है आगे चल के कि आपका एक शेयर होल्डर है बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1 हु हैज अप्लाइड फॉर 680 शेयर्स, उसने अप्लाई किया है तो हम लोग को उसका अलॉटेड पार्ट निकालना चाहिए। ठीक है, हमने इसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए, क्यों, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। दैट मींस अलॉटमेंट तक का तो पूरा पैसा आया है हमारे पास में, तो अलॉटमेंट में तो टेंशन लेना ही नहीं है। तो अलॉटमेंट में ड्यू एंट्री क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, वी हैव 1,20,000 शेयर होल्डर्स, ₹5 करके, जिसमें से फेस वैल्यू है ₹3 जो कैपिटल में चला जाएगा एंड ₹2 प्रीमियम का है जो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। अब 6 लाख टोटल ड्यू किया, उसमें से 4,40,000 तो आपको पहले से मिल रखा था, सो बैलेंस वैल्यू आपको अलॉटमेंट में रिसीव हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देन अपन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,20,000 शेयर होल्डर्स है, ₹4 करके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो वो ड्यू किया। अब उसका रिसीव एंट्री में क्या होगा कि एक कैटेगरी ऐसा था, एक पर्सन जिसने अप्लाई किया था 680 शेयर्स के लिए, तो कंपनी ने उसको अलॉट कितना किया होगा, 340 शेयर्स अलॉट किया है, यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। तो इस 340 शेयर होल्डर ने तो हमें कॉल का पैसा दिया नहीं, तो इसका पैसा चला जाएगा कॉल्स इन एरियर में, और बाकी हमें कॉल्स का पैसा बैंक में मिल जाएगा एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्लोज हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, जिस शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया था उसका शेयर्स अपन क्या करेंगे, फॉरफिट कर देंगे। फॉरफिट करेंगे तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट उसको हमारे रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट भी बंद हो जाएगा। कितना बंद होता है, नंबर ऑफ शेयर होल्ड बाय शेयर होल्डर इनटू कॉल्ड अप पार्ट ऑफ फेस वैल्यू, हमने उससे ₹10 मंगा रखा था पूरा का पूरा, तो उतने से ही क्रेडिट किया होगा, उतने से वापस डेबिट कर देंगे। फॉरफीचर का एंट्री में कभी कभी सिक्योरिटीज प्रीमियम भी रिवर्स होता है, वो तभी होता है जब कंपनी को सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी एरियर है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में यदि कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है तो फॉरफीचर का एंट्री में हम लोग उसको भी रिवर्स करते हैं, बट यहाँ पे तो इसने क्या किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एरियर किया है और उसमें तो कोई प्रीमियम था भी नहीं, तो हमें एसपीआर को वापस रिवर्स भी नहीं करना। जितना एरियर का उम्मीद का अकाउंट था, हमने एक उम्मीद अकाउंट खोला था कि वो बाद में देगा, बट अब तो हम उसको रजिस्टर से ही डिलीट कर रहे हैं, तो उसका उम्मीद का अकाउंट भी क्लोज एंड बचा हुआ पैसा हमारे शेयर फॉरफीचर, इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट, तो शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा। देन क्वेश्चन बोल रहा है ये 340 शेयर्स अगेन आप री इश्यू कर रहा है एट द रेट 13 एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप वर्ड होता है, देन वी कंपेयर द इश्यू प्राइस, री इश्यू प्राइस विद द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। हमारा फेस वैल्यू है ₹10, री इश्यू कर रहे हैं ₹13 में, इसका मतलब ₹3 प्रीमियम, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसका मतलब ये पूरा का पूरा फॉरफीचर अब फ्यूचर में यूज नहीं होगा, हमने तो री इश्यू कर दिया, तो दिस कंप्लीट शेयर फॉरफीचर वैल्यू विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। दैट वाज सो इजी क्वेश्चन, बिना कोई मेजर वर्किंग नोट्स के आपके ये क्वेश्चन हो सकता था और आप इंस्टीट्यूट से 15 मार्क लूट सकते थे। आई होप आप लोग ऐसे ही करके आए हो, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, वर्किंग नोट्स के साथ, नरेशंस के साथ, तो आपका एक भी स्टेप मार्किंग नहीं कटेगा एंड आपको कंप्लीट फुल मार्क्स मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी था आपका कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल बनाना है। जर्नल, ये भी आपका स्टडी मैट से ही क्वेश्चन आया हुआ है, जर्नल का चैप्टर आप खोल के देखोगे जहां पे समरी स्टार्ट होता है उससे पहले छोटा सा पार्ट दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल, और इसके लिए मगअप पढ़ने का कोई जरूरत नहीं था, आप लॉजिकली लिखते तो भी हो जाता। क्या है जर्नल, हम लोग क्यों बनाते हैं जर्नल, भी प्रिपेयर एज पर क्रोनोलॉजिकल बेसिस। जब आप क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज बनाते हैं तो बिजनेस का कौन सा डेट में क्या ट्रांजेक्शन हुआ है वो इजिली जब मन चाहे तब पता कर सकते हैं। So transaction in journal are recorded in chronological basis. Hence, complete information of the business can be gathered on time basis. जब चाहिए तब मिल जाएगा। फिर every journal contains a narration.
तो फ्यूचर में आपको रिकॉल करना है कि आपने ये अकाउंटिंग एंट्री क्यों किया होगा, तो नरेशन हेल्प्स एट दैट। एंड कुछ रेक्टिफाई भी करना है तो वो भी हम लोग इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो वी राइट नरेशन फॉर ईच जर्नल which help us to recall the transaction and rectify the same in future। प्लस जर्नल की वजह से हम लोग इजीली लेजर पोस्टिंग कर पाते हैं। इफ आपने जर्नल नहीं किया होता तो लेजर पोस्टिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होता। सो जर्नल हेल्प्स इन लेजर पोस्टिंग। फिर ये पोस्टिंग करने के टाइम मेरे एरर्स को कम कर देता, बिकॉज जर्नल इज प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग डुअल एस्पेक्ट कांसेप्ट। तो हमें पता रहता है कौन से अकाउंट में कितना डेबिट करना और कौन से अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। सो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर व्हाइल पोस्टिंग। तो आपने लमसम 4 to 5 पॉइंट्स यदि आप लिख के आए हो या 3 पॉइंट भी लिख के आए हो तो आपको इंस्टीट्यूट पूरे मार्क्स देगा। सो दैट वाज द वन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बहुत इजी। इसके लिए आपको कोई ऐसा नहीं था कि हार्डकोर थ्योरी पढ़ के जाने का जरूरत था, ये भी आपका स्टडी मैथ से कवर किया गया था। आई होप अभी तक हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आपको क्लैरिटी के साथ है। आपको कोई भी डाउट है कोई कंसेप्ट्स को लेके कुछ भी है तो मैं आई एम अगेन सेइंग कि आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां पे आप ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन मेरे से मांग सकते हैं जस्ट बाय गिविंग योर नेम एंड प्लेस। ठीक है। एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। इफ आपको अच्छा लग रहा है अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर कर देना, यदि उन लोग को भी ये सॉल्यूशन चाहिए या फिर इसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो। ठीक है, अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, डू कमेंट। एंड लास्ट थिंग फिर से बोल रहा हूं मैं आप लोग को, डू नॉट वेट फॉर द रिजल्ट। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि 70 to 75% चांसेस आपका है पास होने का, डिले मत करो। स्टार्ट योर इंटर जर्नी फ्रॉम राइट आफ्टर योर सीए फाउंडेशन एग्जाम। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छे से मेंटर ढूंढो, फाइंड आउट द इंस्टीट्यूट्स जो आपको बिना कोई फीस अभी चार्ज की, एकदम नॉमिनल सा फीस चार्ज की आपको इंटर में अलाउ कर दे, सो दैट कि रिजल्ट आने के बाद आप कंप्लीटली वहां पे रजिस्टर्ड कर सको। इससे आपको क्या होगा कि आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करना है, वहां पे आप फिजिबल हो या नहीं। राइट। तो अब डिस्कस करेगा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर पार्टनरशिप, जो बहुत से स्टूडेंट्स को टफ लगा होगा। हाँ थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा लेंदी था, बट स्टिल आई विल से इजी था, नॉट दैट इजी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये मैं मानता हूं कि हाँ इंस्टीट्यूट ने मजे से क्वेश्चन आपसे पूछा। इफ कोई स्टूडेंट ने पहले में इसको हाथ लगाया होगा, आई थिंक उसका हाथ जल गया होगा। तो स्मार्ट स्टूडेंट तो वही था जिसने इस क्वेश्चन को ही स्किप कर दिया, बिकॉज इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड छोटी छोटी सिली मिस्टेक होने की बहुत चांसेस थी। अब डिस्कस करता है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। क्या दिया इस क्वेश्चन में, एबीसी वर ट्रेडिंग इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3:3। एबीसी पहले से 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:3:3। और क्वेश्चन आपको बैलेंसेस बता रहा है इन द बुक्स एज ऑन 31 दिसंबर। ईयर एंड में बेसिकली ये आपका ट्रायल बैलेंस है ईयर एंड का, जिसमें कैपिटल बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ध्यान रखना करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, स्टॉक, डेटर, बैंक। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, यानी प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट दे रखा है आपको। बहुत ही खतरनाक चीज। बिफोर चार्जिंग का इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन से, तो वो नहीं बता रखा। तो यहाँ पे दो चीज था कि आप इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट डाल दिया इन्होंने, प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी। इफ ये ट्रायल बैलेंस है इसका मतलब हमने पार्टनर्स में अभी तक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बांटा होगा, तो वो भी करना था आपको। देन क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा है। समझ में आया ये क्वेश्चन आपको? आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि रिगार्डिंग गुडविल may be made separately instead of through revaluation account. C died on 30th of June. Oh my God, C का डेथ हो गया। यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पे कैलेंडर ईयर 1st of January 22 से लेके 31st of December 22। क्वेश्चन हमें इस डेट का सारा बैलेंसेस दे रहा है। सी कब मर गया? 30th of June 2022 इस डेट में। तो हमें जैन पे 30th of June 2022, that means during the year 6 months ही जब जिंदा था तो हमारे साथ काम किया,
यहाँ पे ए बी एंड सी 3 जन थे, यहाँ पे सिर्फ ए एंड बी था 6 मंथ्स में, राइट। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, सी जिस दिन मरा है उस दिन तक का बैलेंस निकालना पड़ेगा। अब जब किसी भी पार्टनर का डेथ होता है तो उसको क्या क्या मिलता है, उसका कैपिटल, शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, गुडविल का शेयर, शेयर अप टू द डेट ऑफ डेथ, राइट। इतना सारा चीज उसको मिलने वाला है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एट द रेट 12% पर एनम ऑन द बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इंटरेस्ट हम लोग कैसा देता है, एट द रेट 12% पर एनम, और यहाँ पे क्वेश्चन में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है, दैट मीन्स कैपिटल अकाउंट इज अ फिक्स कैपिटल, तो इंटरेस्ट इसी पे ही कैलकुलेट होगा। तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना ही नहीं है, बिकॉज जब परमानेंट एडिशन और विड्रॉल होता है तभी कैपिटल अकाउंट में इंपैक्ट आता है इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। बाकी सारे ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड इन करंट अकाउंट। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3 है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स अप टू द डेथ, बोलते हैं लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट्स को एवरेज करो इनटू 3 करना एंड आपका गुडविल का वैल्यू निकल जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग। लेकिन कैसे, जो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड पे 10% इंटरेस्ट माइनस करना एंड अ फेयर रिम्यूनरेशन फॉर ईच ऑफ द पार्टनर, हर पार्टनर का जो फेयर रिम्यूनरेशन है वो भी माइनस करना पड़ेगा। अब ये फेयर रिम्यूनरेशन कितना है वो आगे क्वेश्चन ने बताया। फिर बोल रहा है फिक्स्ड एसेट्स वेर टू बी वैल्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर एंड ऑल अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी टेकन एट द बुक वैल्यू। हम लोग रीवैल्यूएशन भी करेगा ऑन द डेथ डेट ऑफ डेथ ऑफ सी। तो रीवैल्यूएशन में सिर्फ क्या करना है, हम लोग को सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स को रीवैल्यू करना है, फिक्स्ड एसेट्स रीवैल्यू करेगा, बाकी सारा वैल्यूज एज इट इज हमारे बुक्स में रहने वाला है। Whenever necessary, profit or loss should be apportioned on a time basis, और बता दिया कि करंट ईयर का प्रॉफिट आप लोगों को कैसे निकालना है, टाइम बेसिस। दो बेसिस था, एक सेल्स बेसिस और एक टाइम बेसिस। अब क्या क्या चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ऊपर से दे दिया पिछला 3 साल का प्रॉफिट इतना है, इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करने से लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इतना होगा, ये रिवैल्यूएशन में हमारा काम आएगा, ये वैल्यू हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा। फिर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने बोला है कि ईच पार्टनर रिम्यूनरेशन विल बी कंसीडर्ड एज 56 to 50 पर एनम एंड दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस टू बी टेकन एज गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आप कैपिटल एम्प्लॉयड मानेगा 5,85,000। तो इसका 10% इंटरेस्ट हमें प्रॉफिट से माइनस करना है, एवरेज प्रॉफिट से। और हमारे पास क्या है, पर पार्टनर 56 to 50 है तो तीनों पार्टनर का इंटू 3 करेगा तो रिम्यूनरेशन पता चल जाएगा, दैट इज सैलरी। आगे बोला है इट वाज एग्रीड between the partners that goodwill was not to be shown as an asset of the firm as on 31st December। मतलब गुडविल एडजस्टमेंट बोल रहा है, नॉर्मली भी हम लोग क्या करता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं शो करता है, इट इज एडजस्टेड एज पर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो वही चीज क्वेश्चन बोल रहा है। फिर अमाउंट ड्यू टू सीज एस्टेट वाज टू रिमेन एज लोन, बोलते सी तो मर गया तो उसको जितना भी पैसा मिलना है वो उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में खड़ा रहेगा, हम लोग इमीडिएटली कुछ भी पेमेंट नहीं करेगा, बट उस पर इंटरेस्ट देना है एट द रेट 12% पर एनम। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग को इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सी का डेथ तो कब हो गया, जून में ही डेथ हो गया, 6 मंथ्स, तो उसका जो भी है बैलेंस ऑन द डेट ऑफ डेथ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लोन। तो आपको अपने बुक्स में 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन लोन बोल के भी प्रोविजन या ड्यू एंट्री पास करके रखना पड़ेगा। ये एक अच्छा पॉइंट था जो बहुत से स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं। फिर बोल रहा फ्यूचर में ए और बी प्रॉफिट शेयर करेगा इक्वली, तो हम लोग गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकता है। रिवाइज वैल्यू पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाना आपको, ये इजी कर दिया क्वेश्चन ने आपके लिए। एंड जस्ट पूछा है पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, करंट बनाओ और बैलेंस शीट बना के बताओ। तो इसमें देखो आपको सर्टेन वर्किंग नोट्स का जरूरत था, क्या क्या वर्किंग नोट्स बनाओगे। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट कैपिटल को सेग्रीगेट करना चाहिए था। जो कैपिटल बैलेंसेस क्वेश्चन में दे रखे हैं, जो कैपिटल बैलेंसेस आपको क्वेश्चन में दिए हुए थे उसी पे आईओसी निकलेगा। अब नॉर्मल आईओसी, नॉट फॉर गुडविल पर्पस, नॉर्मल आईओसी, तो पहले क्या होगा आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करने वाला है उसके ऊपर में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना था अपने को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए देखो हम लोग क्या करेगा, इस क्वेश्चन में आप लोग को एग्जाम में क्या करना चाहिए था, दो पार्ट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना चाहिए था। पहला पार्ट
जब तक आपका सी जिंदा था एंड उसके बाद सी का डेथ होने के बाद में, राइट। तो सी जब तक जिंदा था आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा कितना, 6% पर एनम के हिसाब से, 12% पर एनम है तो 6% फॉर द 6 मंथ्स हो जाएगा। तो आप लोग क्या करो, ए का जो फिक्स कैपिटल है उस पे पहले 6 महीना का अलग कर दो और 6 महीना का अलग कर दो। सिमिलरली बी का भी, और सी को तो सिर्फ 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट मिलेगा। अलग करने का रीजन ये है सो दैट हम लोग टिल द डेट ऑफ डेथ इजीली निकाल सकेगा कि सी का शेयर इन प्रॉफिट कितना है। क्लियर है। तो पता चला कि पूरे साल में ए को इंटरेस्ट मिलेगा 27, बी को 13,500 और सी को 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा 81,000। टोटल इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 48,600। बट इफ आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट जानना है तो 13,500, 6,750 एंड 8,100 ये आपका 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा टू बी गिवन टू ए, बी एंड सी। देन क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो दिया था इक्वल ए और बी का। वी कुड हैव कैलकुलेटेड इजीली गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आप लोगों ने एक वर्किंग नोट में गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जिससे पता चला योर गेनिंग रेशियो इज 1:2। ए और बी, सी का जो शेयर है वो कैसे गेन करेगा, इन द रेशियो 1:2। फिर आपको गुडविल का एडजस्टमेंट करना था। गुडविल का एडजस्टमेंट ने क्वेश्चन में बोला था पिछले 3 साल के प्रॉफिट को एवरेज करो, हमने एवरेज कर लिया। देन उसमें से ईच पार्टनर का रिम्यूनरेशन माइनस करना था। रिम्यूनरेशन कितना बोला था क्वेश्चन ने आपको, 56,250 ईच पार्टनर। तो हमारे 3 पार्टनर है तो इंटू 3 करोगे तो हर साल आपका इतना रिम्यूनरेशन होता है ऑन एन एवरेज। तो ये माइनस करना है। देन कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% आईओसी फॉर, वो आईओसी जो है वो स्पेसिफिकली फॉर गुडविल पर्पज है, उसको मेन आईओसी से लिंक मत करना। तो अपन आईओसी भी माइनस कर देगा, तब जाके अपने को मिल जाएगा गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा, ये निकल गया अपना एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, वी विल हैव द गुडविल। अब गुडविल में सी का शेयर निकालो। सी का शेयर था 3/10 तो 37,125 उसको मिलना चाहिए। ये कौन देगा, क्वेश्चन में बोला है कि गुडविल का एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू करना है, करंट अकाउंट से नहीं करना। सो हम लोग सी का कैपिटल को इंक्रीज कर देगा और ए और बी कंट्रीब्यूट करेगा इन द रेशियो 1:2। तो ये हो गया अपना गुडविल एडजस्टमेंट। उसके बाद में अप टू द डेट ऑफ डेथ पहले फॉर्म का प्रॉफिट कितना था तभी हम लोग सी का शेयर निकाल पाएगा। तो फॉर्म का पूरे साल भर का प्रॉफिट है 2,34,000 एंड क्वेश्चन में बोला था टाइम बेसिस। इफ 12 मंथ्स का 2,34 है तो 6 मंथ्स का प्रॉफिट कितना होगा, 1,17,000। बट इस 6 मंथ्स के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा फॉर 6 मंथ्स। तो हमने 6 मंथ्स का तीनों पार्टनर का आईओसी माइनस किया तो पता चल गया प्रॉफिट फॉर 6 मंथ्स। अब इस प्रॉफिट फॉर 6 मंथ्स में सी का शेयर है 3/10, वो उसको मिल जाएगा। सिंस फ्यूचर में पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलने वाला है तो क्या करेंगे, एज पर देयर गेनिंग रेशियो उन लोग सी को दे देगा एंड जो भी प्रॉफिट होगा ईयर एंड में शेयर कर लेगा एज पर देयर न्यू रेशियो। तो ए और बी कंपनसेट करेगा सी को फॉर द शेयर इन प्रॉफिट। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन में एक रीवैल्यूएशन का पॉइंट था तो हम लोग को प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कैलकुलेट कर लिया। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो रहा था तो प्रॉफिट, फर्नीचर एंड फिक्सचर का वैल्यू कम हो रहा था तो लॉस। तो नेट पता चला 33,750 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है। बुक वैल्यूज ऑल्टर कर सकते हो आप, क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला कि बुक वैल्यूज अल्टर नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेगा, ये जो भी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वो उनके करंट अकाउंट में चला जाएगा। देन एक वर्किंग नोट और निकालना था। एक बार सी का सेटलमेंट हो गया उसके बाद जो रिमेनिंग 6 मंथ्स है, रिमेनिंग 6 मंथ्स का काम भी तो करना था। तो आपने देखा कि फर्म का टोटल प्रॉफिट है 2,34,000 एंड सी का जो भी बैलेंस था वो आपने लोन में कन्वर्ट कर दिया है। तो 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसका प्रोविजन आपको बनाना पड़ेगा, दैट कम्स टू 9,777। ये अपन बनाएगा। इसमें से पूरे साल का आईओसी माइनस कर दो तो हमें प्रॉफिट जो बचे हुए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है वो पता चल गया एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। तो अपन क्या करेगा, इक्वली उनमें शेयर कर देगा। तो ये पता चल गया कि करंट ईयर का जो भी प्रॉफिट है ए और बी में कितना बटेगा। देन फिर क्वेश्चन, इफ आपने इतना सारा वर्किंग नोट में सॉल्व किया है तभी ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट है, जैसे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आईओसी एक डिफरेंट तरीके से कंसिडर करना था। फिर आपको ये भी दिमाग में रखना था कि 6 मंथ्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए उसमें से भी आईओसी हटाना है, बट वो नॉर्मल आईओसी था। देन पूरे करंट ईयर का जब क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है
तो उसमें जब सी का एग्जीक्यूटर का पैसा लोन में कन्वर्ट हो चुका है, तो उस लोन पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट भी आपको प्रॉफिट से माइनस करना था, तब जाके आपका सारा सॉल्यूशन निकलता। तो अब देखो करेंट अकाउंट में क्या हुआ, आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, आईओसी क्रेडिट कर दिया पूरा साल का, ए को, बी को एंड सी का 6 मंथ्स का। देन हमने क्या किया था, प्रॉफिट का एडजस्टमेंट किया था, सी को मिला 26,595 फॉर 6 मंथ्स और उसके लिए ए और बी ने सेक्रीफाइस किया। रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट था वो अपन पार्टनर्स में बांट देंगे। करंट ईयर का जो टोटल प्रॉफिट है वो अब तो सिर्फ ए और बी में बंटना है, बिकॉज आपने क्या किया, सी का जो शेयर इन प्रॉफिट था वो गेनर टू सैक्रिफाइसर एडजस्ट कर चुके हो, तो जो भी प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर हो गया उनके बीच में। एंड सी का जो भी बैलेंस है, दैट वी हैव ट्रांसफर्ड इट टू द कैपिटल अकाउंट। एंड ए और बी का जो करंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर है वो आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा। कैपिटल अकाउंट नॉर्मल था, फिक्स कैपिटल मेथड है, तो इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस होना नहीं था, बट क्वेश्चन ने बोला था गुडविल एडजस्टमेंट। गुडविल एडजस्टमेंट का जो है वो आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेगा। तो गुडविल हम लोग को क्या करना था, गेनर टू सैक्रिफाइसर। तो सी को मिला इतना हिस्से का गुडविल और ए और बी का कैपिटल कम हो जाएगा। फाइनल जो भी बैलेंस है और ए और बी का कैपिटल वो बैलेंस शीट में दिखेगा। एंड सी का जो भी करंट अकाउंट से आया था वो हमने रिकॉर्ड कर लिया कैपिटल अकाउंट में, एंड उसका जो फाइनल कैपिटल बैलेंस है दैट इज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। अब बैलेंस शीट बहुत ही इजी सा था, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग को रीवैल्यू कर चुके थे तो रीवैल्यूड फिगर के साथ लिखोगे, फर्नीचर एंड फिक्सचर रीवैल्यू हुआ था उसको रीवैल्यूड फिगर के साथ, स्टॉक सेम है, डेटर सेम है, बैंक का बैलेंस आपका सेम रहेगा। कैपिटल बैलेंस आपका कैपिटल अकाउंट से आ गया, करंट अकाउंट से ए और बी का करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन हमने क्रिएट किया होगा और करना ही था ये, एंड सी का एग्जीक्यूटर का जो लोन बैलेंस है वो आप लिखोगे, एंड क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं था। तो दैट वाज योर पार्टनरशिप का क्वेश्चन, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। आई एग्री कि थोड़ा सा टफ भी था, काफी सारे पॉइंट्स थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यदि मैं सोचूं तो एज ए स्टूडेंट माइंड आप ये स्किप कर सकते थे, आपने स्किप किया तो बहुत ही अच्छा डिसीजन था। इफ किसी ने अटेम्प्ट किया है तो आई होप कि उसका ये सारे पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है। बाकी कुछ कुछ जगह इंस्टीट्यूट की एजम्पशन होगी तो वहां पे हम लोग को तभी पता चलेगा जब अपने पास में सजेस्टेड आंसर आएगा। सो विद दिस वी हैव कवर्ड द एंटायर सॉल्यूशन फॉर सीए फाउंडेशन जून अकाउंटेंसी पेपर। अगेन आई एम सेइंग कि किसी को भी ये सॉल्यूशन चाहिए इन अ पीडीएफ फॉर्मेट, वो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उसमें व्हाट्सएप करेंगे विथ योर नेम एंड प्लेस में ये पीडीएफ आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। सो दैट वाज वेरी इजी। 120 मार्क्स में 20 मार्क्स कॉम्प्लिकेटेड थे, बट 100 मार्क्स बहुत ही इजी था, पूरा का पूरा स्टडी मैट से आया था, राइट। तो रिलाई ऑन इंस्टीट्यूट स्टडी मैट, पास्ट पेपर्स, आरटीपीज, एमटीडीज, दैट इज मोर देन एनफ, उतना ही आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप गाइडेंस ले सकते हैं। प्लस वीडियो अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, डू कमेंट, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं कैसे और इंप्रूव कर सकता हूँ वो भी मुझे पता चल जाए। एंड इफ ये आपको अच्छा लगा कि मेरा पूरा सॉल्यूशन मिल चुका है, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं कि कैसे कैसे करके आना था, तो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करना। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। होप सो आप लोग से इंटर में मिलता हूँ, इंटर में फिर मैं ऐसे ही पेपर्स अपने सॉल्व करूंगा आप लोग के साथ में, रिविजनरी वीडियोस फ्यूचर में लेके आने वाला हूँ एज पर द न्यू सिलेबस। एंड रिमेंबर वन थिंग, do not waste your time, do not wait for the result. If you are assured enough कि हाँ मेरा पास तो हो जाएगा, 70% से ऊपर probability है, start your inter journey right from the day, do not wasting any single day. Clear है? चलो, bye bye.